आज हम आपको भारत की मिट्टियों के विषय में बताएंगे। जैसा कि पहले भी मैंने बताया था, जब पहले जलवायु पढ़ाई थी, फिर वनस्पति पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि जहाँ की जैसी जलवायु होती है उसी के अनुरूप वहाँ की जलवायु भी होती है। नहीं, जैसी जहाँ की जलवायु होती है उसी के अनुरूप वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति भी होती है। ठीक इसी तरह से मिट्टियों पर भी जलवायु का प्रभाव पड़ता है। भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो स्पष्ट दिखाई देता है हमें कि जहाँ की जैसी जलवायु है उसी के अनुरूप वहाँ की मिट्टियों में भी परिवर्तन पाया गया है। खैर, भारत की मिट्टियों का हम विभाजन करते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि मिट्टी या मृदा होती क्या है। ये जो मिट्टी होती है ये 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। इसमें सेल जमा वनस्पति जमा जीव जंतु, इन 3 वस्तुओं से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। अर्थात जब कभी इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो ये पृथ्वी पूरी की पूरी पृथ्वी कठोर सेलों की बनी हुई थी, क्योंकि ये जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य का ही एक टुकड़ा है। जैसे सूर्य तपा हुआ इसी तरह से पृथ्वी भी आग का गोला थी और धीरे धीरे ठंडी हुई। जब ठंडी हुई तो यहाँ की जो सेलें थी वो पत्थर जैसी हुई, लेकिन धीरे धीरे बाह्य शक्तियों के द्वारा हवा पानी से वो सेलें घिसी, उनके बारीक कण बने, उनमें धीरे धीरे पहले वनस्पति पैदा हुई और वनस्पति के बाद में फिर जीव जंतु पैदा हुए। अब ये वनस्पति और जीव जंतु जब इनकी मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद इनके जो अवशेष हैं वो सेलों के जो वो का जो चूर्ण है उसमें मिल जाते हैं और मिलकर तीनों के मिलने से मिट्टी का निर्माण होता है। तो अब भारत के संदर्भ में हम भारत की मिट्टियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो भारत के उत्तर में बहुत बड़े भाग में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। जो हिमालय पर्वत है उसकी ऊंचाई काफ़ी है और वहाँ ऐसे भी स्थान है जहाँ बर्फ़ जमी रहती है। दूसरी बात, हिमालय पर्वत पर वर्षा होती है। वर्षा हिमालय पर्वत को खरोंच कर नीचे लाती है। जैसे कि मानो ये पर्वत है, जब यहाँ से पानी हिम पिघलकर या वर्षा का पानी जब नीचे उछलता है तो इन सेलों को खरोंचता है। धीरे धीरे सेलों को खरोंच कर अपने साथ ले जाता है और यहाँ नीचे जमा कर देता है। इनमें मिट्टी के कण भी होते हैं, सेलों के टुकड़े भी होते हैं, मिश्रण होता है। ये मिट्टी कोई ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल मिट्टी हो, इसमें मुख्य रूप से पत्थर आदि मिले होते हैं। तो ये अन्य स्थानों की मिट्टी से अलग तरह की मिट्टी है। ये जो हिमालय पर्वत की मिट्टी है, यहाँ पर बर्फ के प्रभाव से यहाँ की मिट्टी भी अलग तरह की है। यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी अलग तरह की है। इसके अंदर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा इधर यहाँ ये असम का उत्तरी भाग आदि इस प्रकार की मिट्टी के अंदर आता है। इस मिट्टी में जो प्राकृतिक वनस्पति होती है वो बड़ी बहुमूल्य होती है। उसमें इमारती लकड़ी बनती है, जिसमें जो इमारती सामान बनाया जाता है तो वो सामान में बड़ा अच्छी उसका रंग रूप अच्छा बनता है। अब इसके दक्षिण में ये जो वन मृदा या पर्वतीय मिट्टी है इसको इसके दक्षिण में, हिमालय पर्वत के दक्षिण में जब कभी इस पृथ्वी पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ था उस समय, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने बताया है कि ये एक पेंजिया था
इसके दो भाग थे, उत्तर में अंगाना लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और ये जब उत्तर की तरफ खिसका तो ये बीच में टैथीस सागर था। ये टैथीस सागर के स्थान पर तो पर्वत बन गए और इनके दक्षिण का जो भाग था वो नीचे घुस गया। फिर जब ये पर्वतीय क्षेत्र हो गए तो इन पर्वतों से पानी नीचे को आने लगा और अपने साथ में यहाँ से मिट्टी खरोच खरोच कर लाने लगा और वो मिट्टी इन नीचे स्थानों में फैल गई। तो इस तरह से भारत में जो सिंधु एवं गंगा की सहायक नदियों के द्वारा जो भूभाग बनाया गया है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, क्योंकि गंगा सिंधु एवं गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ साथ हिमालय पर्वत से मिट्टी खरोच खरोच कर अपने साथ बहा कर लाती हैं और उस मिट्टी को नीचे स्थानों में जमा कर दिया है, जिससे इसका नाम जलोढ़ मिट्टी पड़ा है। जल के द्वारा उड़ाई गई मिट्टी, जल ने नीचे कोई और शैलें होंगी लेकिन जल जो पानी नदियों का आया वो पानी अपने साथ साथ बहा करके अपने साथ जो मिट्टी के कण लेकर आया वो धीरे धीरे लाखों वर्ष में इस क्षेत्र में फैल गए, जिससे इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। अब मैं यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा। ये जो यहाँ पर्वतीय मिट्टी है और इसके नीचे यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ इन दोनों के बीच में एक बहुत ही विशेष स्थान है। इन दोनों के बीच में विशेष स्थान है। यहाँ पर ये जो दोनों के मिलान स्थान हैं, ये वाले तो इन दोनों के बीच का जो भूभाग है उसे कहते हैं तराई या भावर भूभाग। जलोढ़ मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी के बीच में का जो भूभाग है उसे कहते हैं तराई या भावर भूभाग। अब ऐसा कैसे कहते हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वत है कोई, इस पर्वत से मलबा पानी इस तरह से नीचे को लाता है और उस मलबे को जब यहाँ पानी का वेग धीमा पड़ता है तो यहाँ पर मलबे को जमा करता है। और यदि ये कोई नदी की धारा है तो यहाँ ये जो कंकड़ पत्थर उनके ऊपर मिट्टी बिछ गई तो नदी की धारा यहाँ इनके नीचे होकर जाती रहती है, ऊपर हमें दिखाई भी नहीं देती। तो ये जो भूभाग है इसे तराई या भावर का भूभाग कहते हैं। ये इधर वाला जो मैदानी क्षेत्र का जो की तरफ का जो भाग है ये है तराई भाग, और मैदानी क्षेत्र से जो ऊपर का ऊंचा भाग है वो है भावर। इसको दो भागों में बांटते हैं। यहाँ की स्थिति एक ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि पानी की यदि कोई धारा आती है तो वो यहाँ भूमि के अंदर हो जाती है, दिखाई नहीं देती। और इस तराई के भाग में यदि हम कोई बोरिंग करते हैं, कोई पाइप के द्वारा नीचे को पाइप गाड़ते हैं तो यहाँ पर अपने आप स्वयं नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो कृषि फसलें उगाई जाती हैं उनमें बिना किसी इंजन या विद्युत के अलावा स्वयं ही नीचे से पानी आता है, उसी से यहाँ पर सिंचाई आदि के कार्य होते हैं। ये जो तराई एवं भावर का क्षेत्र है ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर वन भी पाए जाते हैं। वर्तमान में लोगों ने इन वनों को काट छांट करके यहाँ पर कृषि कार्य किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में गन्ने और धान की बहुत अच्छी फसलें होती हैं। मुख्य रूप से जब कभी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय पर पाकिस्तान से बहुत से सिख वगैरह भारत में आए थे और वो
इन तराई एवं भावर के क्षेत्रों में बस गए हैं, जहाँ वो बड़ी उन्नत किस्म की कृषि करते हैं। तो इसलिए ये तराई एवं भावर का जो क्षेत्र है कृषि की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है। अब मैंने आपको बताया, इसके बाद में ये जलोढ़ मिट्टी, ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इस जलोढ़ मिट्टी के भी दो रूप हैं, इसके भी दो भाग हैं। जैसे मानो ये कोई नदी बह रही है, ये नदी की तली है, नदी के किनारे के पास के जो कुछ ऊंचे क्षेत्र होते हैं, ये इन्हें कहते हैं खादर क्षेत्र, खादर भूभाग। और इनके बाद में फिर जो ऊंचे क्षेत्र होते हैं उन्हें कहते हैं बांगर भूभाग। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है, इस जलोढ़ मिट्टी को भी दो भागों में बांटा जाता है। जो नदी के पास के क्षेत्र हैं, अर्थात जिन क्षेत्रों में नदियों के द्वारा जब कभी नदियों में बाढ़ आती है और वो बाढ़ का पानी उस भूभाग में फैल जाता है, तो उसको कहते हैं खादर भूभाग। मुख्य रूप से जहाँ जहाँ इस जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्र में जहाँ जहाँ कई नदियाँ हैं, उन नदियों में जो बाढ़ आती है उनके दोनों तरफ के जो किनारे हैं उनकी तरफ कुछ एरिया खादर का होता है, जिसमें प्रतिवर्ष बरसात के मौसम में जब नदी में पानी की मात्रा बढ़ती है तो उनमें बाढ़ आ जाती है। तो वो नमी, उनकी जो भूमि है वो भी बड़ी उपजाऊ है और नमी वाली भूमि होती है, उसमें नमी ज़्यादा रहती है, सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद ये जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, इसमें बहुत बड़ा भूभाग ऐसा है जहाँ कभी नदियों की बाढ़ नहीं आ सकती, उसको बांगर क्षेत्र कहते हैं। ये भारत का सबसे उपजाऊ भूभाग है। मुख्य रूप से गेहूं, गन्ना, कपास, चावल आदि आदि बड़ी जो बहुमूल्य कृषि फसलें हैं वो इसी क्षेत्र में पैदा होती हैं। भारत की जो खाद्य आवश्यकता है उसका बहुत बड़ा जो भाग है वो यही क्षेत्र पूरा करता है। पूरे भारतवर्ष को खाने के लिए अनाज उत्पादन इसी क्षेत्र में होता है। ये बहुत ही उपजाऊ भूभाग है। वर्तमान में भी यहाँ के जो लोग हैं वो आधुनिक कृषि भी करने लगे हैं, जिससे ये उन्नत किस्म की कृषि इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद में एक बात और मैं बताऊं याद रखने की, ये जो भारत है और भारत का यहाँ गुजरात के मध्य से होते हुए ऐसे कर्क रेखा जाती है और इस कर्क रेखा से दक्षिण में ज़्यादा तापमान रहता है और उत्तर में कम तापमान रहता है। कहने का मतलब ये है इस कर्क रेखा के उत्तर में जाड़े की ऋतु भी होती है और इस कर्क रेखा के दक्षिण में जाड़े की ऋतु नहीं होती। तो दक्षिण में मुख्य रूप से जो गर्मी की फसलें होती हैं वो गर्मी की फसलें इस कर्क रेखा के दक्षिण के जो क्षेत्र हैं उनमें वर्ष में कई बार पैदा की जा सकती हैं। और जो इस कर्क रेखा से उत्तर का भूभाग है वहाँ पर क्योंकि नवंबर दिसंबर से सर्दी पड़ती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मुख्य रूप से 4 महीने यहाँ ठंड पड़ती है। इन 4 महीनों में यहाँ जाड़े की ऋतु की फसलें पैदा की जाती हैं। अब जैसे गन्ना है तो गन्ना गर्मी की ऋतु का पौधा है, तो इस उत्तर भारत में मार्च के बाद में गन्ने की बुआई कर दी जाती है और वो गन्ना अक्टूबर के लास्ट तक अपनी पूरी पैदावार दे देता है और यहाँ का कृषक फिर उस गन्ने को चीनी मिलों में डाल देता है। इसके विपरीत ये जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, ये काली मिट्टी का क्षेत्र दक्षिण भारत में आता है। यहाँ की जो जलवायु है वो गर्म है, पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर गन्ना वर्ष में कभी भी बोया जाता है, कभी भी काटा जाता है। और यहाँ की जो चीनी मिल हैं
उनका भी एक अलग तरह का तरीका है। जैसे यहाँ कृषक का एक जितना बड़ा खेत होता है उस पूरे खेत की पर्ची एक ही दिन में आ जाती है, और जो चीनी मिल के लोग हैं पूरे खेत के गन्ने को काट कर ले जाते हैं, उसकी वहाँ पर चीनी बन जाती है। अब देखिए ये क्योंकि लंबी वीडियो बन जाती है, लंबी वीडियो को लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं ये जो मिट्टी के भारत के भाग हैं इनको मैं सबको आज ही पढ़ाता, लेकिन क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, घंटों की हो जाएगी, और वो लंबी वीडियो को लोग देखते नहीं हैं, इसलिए मैं ये प्रोग्राम आज का यहीं रोके देता हूँ। इसलिए ये भाग 1 हो गया और भाग 2 कल कराएंगे। धन्यवाद।